मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूँ श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, अपनों ने एक टॉपिक छेड़ा था भाषा, व्याकरण और लिपि, जिसमें से अपनों ने मित्रता कर ली थी भाषा से, व्याकरण से, और बाकी रह गया है लिपि। और ये तीनों साथ ही साथ आते हैं, एक को छोड़ देंगे तो अच्छी बात नहीं। भाषा को देख लिया, व्याकरण का क्या कार्य है वो देख लिया, और आज चर्चा कर रहे हैं लिपि पर। साथियों, बोल सकते हैं मौखिक, लिख सकते हैं लिखित, लेकिन लिखने के लिए कोई ना कोई चिह्न होना चाहिए। और देखो, भाषाएं बहुत है और प्रत्येक भाषा के लिए आपको पता है कोई ना कोई चिह्न होता है, और ये जो लिखित चिह्न होते हैं यही क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपनी हिंदी भाषा की बात करें तो इसके लिए लिपि बनाई गई है देवनागरी, और देवनागरी भी और बनाई गई है तो वो भी कहीं से आई होगी। तो भारत की बात करें तो प्राचीन समय से ही दो लिपियां रही, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। और वहीं बात करें ब्राह्मी लिपि की, तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का उदय हुआ है। और खरोष्टी की बात करें, खरोष्टी उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि खर मत गधा, गधे की खाल पे जो लिखा जाता था उस समय, तो उसी के आधार पे ये खरोष्टी लिपि बन गई। अब हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू की बात करें फारसी, पंजाबी की बात करें गुरुमुखी, और अंग्रेजी की बात करें तो उसके लिए लिपि है रोमन। अब साथियों, चर्चा चल पड़ी है कि भाई परिभाषा इसकी क्या होगी, तो सीधे सीधे भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। या भाषा के लिखित रूप के जो चिह्न होते हैं, चिह्नों का अपने प्रयोग कर देते हैं लिखित रूप में, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। फिर उसके बाद में अपने चर्चा करेंगे देवनागरी जो लिपि है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं लिपि पर। टॉपिक अपना चल रहा था भाषा, व्याकरण एवं लिपि, यह अध्याय अपना चल रहा था, जिसमें से चर्चा हो गई थी भाषा की, व्याकरण की, और आज के लिए रहा लिपि। तो हेडिंग लगा लेंगे, आज करेंगे लिपि के बारे में। तो प्यारे साथियों, पहले इसको समझ लेते हैं। अपने लिखेंगे कि भाषा को जब लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो ठीक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ मानक चिन्हों की व्यवस्था की गई, और यही चिह्न लिपि कहलाए।
ये चिन्ह ही क्या कहलाए, लिपि कहलाए। तो सीधी सीधी सी बात साथियों कि भाषा को जब लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक जो ध्वनि होती है, जो अपने बोलते हैं, तो उनको अंकित करने के लिए कुछ मानक चिन्ह बनाए गए। जैसे अपने पहले कै बोलते थे, लिखना नहीं आता था, तो कै का एक मानक एक चिन्ह बनाया गया कि भाई कै कैसे लिखा जाएगा, भाई कै ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसको अंकित कर दिया मौखिक ध्वनि को, और ये मानक चिन्ह उसका बन गया, और यही क्या कहलाया, लिपि कहलाया, ठीक है। अब चर्चा करते हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या रहेगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों नहीं होगा, भाषा के लिखित ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा। भाषा के लिखित ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब साथियों प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, मैंने बताया था। अब वही पंक्ति यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे जैसे करके आप बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी की क्या रहेगी, हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, देवनागरी। फिर बात करते हैं उर्दू की, क्योंकि हिंदी उर्दू साथ साथ चलती है, तो उर्दू की लिपि हो जाएगी फारसी। फिर चर्चा करते हैं पंजाबी, और पंजाबी की लिपि क्या होगी, गुरुमुखी। और फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि होगी रोमन। जैसे करके आप बता सकते हैं। ये तो हो गई भाषाएं, और ये इनकी क्या हो गई, लिपियां। अब साथियों आप ये सीधे सीधे बता सकते हैं कि प्राचीन समय में, प्राचीन समय में भारत में लिपियां कौन कौन सी थी, दो थी। सीधे सीधे आप बता सकते हो कि एक तो थी ब्राह्मी लिपि, और एक कौन सी थी, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गधे की खाल पर लिखी जाती थी, उसके पश्चात पत्तों पर ऐसे लिखी जाने लगी। अब अगर देवनागरी लिपि की बात करें तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि देवनागरी लिपि है वो किससे आई है, देवनागरी। आप सीधे सीधे बता सकते हो कि ये लिपि आई है ब्राह्मी से। ब्राह्मी लिपि से किसका उजागर हुआ, देवनागरी का। ठीक है,
तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा सब कि भाषा का को जब लिपि की आवश्यकता पड़ी तो क्या किया गया, संकेत बनाया गया, जैसे अपने मौखिक बोलते थे उनकी ध्वनियों से, ठीक है। और फिर जो चिन्ह थे वही क्या कहलाए, लिपि कहलाए। और फिर परिभाषा में क्या हो जाएगा कि भाषा की लिखित ध्वनि चिन्ह होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ये 4 भाषाएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए तो इनकी लिपि क्या है, देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, रोमन अलग अलग हो जाएगी। अब आगे के लिए अपने ये देखेंगे कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं, बोलियां हैं जो लिखी जाती है, या प्रांतीय भाषाएं हैं वो जो देवनागरी के अंदर ही लिखी जाती है। तो ये देख लो एक बार। अब मैंने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कुछ भाषाएं, कुछ भाषा, ये हो गया। अब जैसे करके आप लिख दोगे, जैसे अब देवनागरी का बताना है कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो। पहली तो हिंदी हो गई, हिंदी से पहले चलती थी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से पहले चलती थी प्राकृत, और प्राकृत से पहले चलती थी संस्कृत, और इसके अलावा आप बता सकते हो मराठी। ये आप कुछ एक भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अब चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, कि वो अपने को क्या प्रदान करती है, जिससे अपने को सरलता रहती है कि अपने ये शब्द बना सकते हैं, वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, ये हो जाएगा, ठीक है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। अब इसको देख लेते हैं बारी बारी, और ध्यान से समझ लेना, इस चीज को समझ के ही करना है, ठीक है। पहली विशेषता ये है बच्चों कि यह है बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, पहली विशेषता, ठीक है। जैसे आप बता सकते हैं, जैसे कमल आम खाता है, आम खाता है। तो ये देखो, अपने यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, यहाँ से चले। ये इसका कौन सा भाग है, बायना भाग होता है, लेफ्ट, कौन सा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट। तो ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जबकि यदि उर्दू की बात करें, यदि उर्दू की बात करें तो उर्दू कैसे लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, ठीक है। तो ये कैसे लिखी जाएगी उर्दू,
ऐसे लिखी जाएगी। तो ये कैसे चलेगी, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा आप बता सकते हो, राइट टू लेफ्ट। और इसमें क्या बता दोगे आप, लेफ्ट टू राइट। ये आप जैसे करके बता देंगे, ठीक है। फिर बात करें 2 नंबर। अब लिपि बाईं ओर से दाईं ओर देख लिया, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, वर्ण चाहिए। सबसे पहले वर्णों से ही शब्द बनेंगे, तो आप लिख देंगे वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है, ठीक है। वर्ण विभाजन में क्या है, वैज्ञानिकता है। जैसे स्वर अलग व व्यंजन अलग तथा उनकी मात्राएं अलग, ये कर दिया, ठीक है। अब तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा, तीसरा बिंदु आपका रहेगा कि एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। जैसे करके आप क्या करोगे, जैसे हो गया कै वर्ग, और एक अपने कर लेते हैं तय वर्ग, ठीक है, कै वर्ग तय वर्ग। और ये तो हो गए एक वर्ग, ये हो गया दूसरा वर्ग। और इसमें कितने वर्ण हैं, जैसे कै हो गया, खे हो गया, गे, घे, गे, ठीक है। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान रहेगा कंठे। इनका उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा, कंठे उच्चारण स्थान, ठीक है। अब वहीं तय वर्ग की बात करें तो तय में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तय, थे, दे, धे, ने। और इनका उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा, तय वर्ग का, तय वर्ग का रहेगा दंते उच्चारण स्थान, ठीक है। आप इस प्रकार से, फिर चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा है संपूर्ण लिपि समूह स्वर व व्यंजन में विभक्त होता है। संपूर्ण लिपि समूह स्वर व व्यंजन में विभक्त होता है। और आपको पता है कि देवनागरी लिपि में स्वर कितने हैं, 11। तो आप जैसे करके क्या लिख दोगे, जैसे स्वर कितने हैं जी, स्वर कितने हैं 11। तो यहाँ 11 स्वर हो गए। और 11 स्वर कौन कौन से हैं वो आप बता देंगे, ठीक है। और व्यंजन कितने हैं वो आप बता दोगे कि जी व्यंजन में भी विभक्त है। और व्यंजन कितने हैं 33,
ठीक है, तो आप इस प्रकार बता सकते हैं कि लिपि समूह स्वर व व्यंजन में विभक्त होता है। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अगला है 5वां, उच्चारण के अनुरूप ही लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप ही लिखी जाती है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। कैसे? अब उच्चारण के अनुरूप ही लिखी जाती है, मैंने उच्चारण किया कमल, तो आपको पता है मानक चिह्न, आपको पता है कि कै कैसे बनता है, मैं कैसे बनता है, लय कैसे बनता है, तो उच्चारण किया कमल तो आपने कमल लिख दिया, ठीक है। और वहीं अंग्रेजी की बात करें तो आपने क्या लिखा, मैंने बोला कैट, आपने लिखा CAT कैट। फिर मैंने बोला काइट, हो तो कैसे ही शुरू रहे हैं, लेकिन कैट को देखें तो वो C से शुरू हो रहा है, और काइट KITE, काइट मतलब पतंग, लेकिन काइट को देखें है कैसे शुरू, लेकिन अंग्रेजी का वर्ण उसमें कौन सा प्रयोग में हो रहा है, के प्रयोग में हो रहा है। एक तरफ C है, एक तरफ K है, दोनों शुरू हो रहे हैं कैसे, है ना, उच्चारण के अनुरूप नहीं है, तो यही अंतर होता है। तो जैसे करके आप लिख सकते हैं, जैसे कमल, ठीक है। और वहीं अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में कैट का आपने लिखा CAT कैट, और वहीं पे मैंने एक तरफ लिखा काइट, और काइट का आपने क्या लिखा KITE काइट। तो यहाँ देखिए, ये तो हिंदी का हो गया। अब हिंदी में कै को कई बोला, काइट को काइट बोला, और वहीं पे इंग्लिश में ये क्या बनेगा, कै का C बना दिया और फिर कै का यहाँ पे के बना दिया। यही मुख्य अंतर होता है, ठीक है, यहाँ C यहाँ के, यह मुख्य अंतर होता है। आगे चलते हैं, यहाँ तक हुआ, छठा चलते हैं अब। छठा है वर्णों में स्पष्टता है। वर्णों में स्पष्टता होती है। वर्णों में स्पष्टता कैसे होती है, मैंने कै बोला तो उसका अलग ही लिपि चयन है, तो क्या लिखा जाएगा, जैसे करके आप लिख सकते हो, जैसे कै का कै होगा, ठीक है, और खे का खे होगा। तो मतलब ये स्पष्ट है कि कै बोलेंगे तो कै लिखा जाएगा और खे बोलेंगे तो खे लिखा जाएगा, दोनों ही अलग हो जाते हैं। फिर है 7वां, अक्षर सुडौलता लिए हुए हैं। सुडौलता का अर्थ होता है सुंदरता, मतलब कि देवनागरी लिपि में जो अक्षर है वो सुंदरता लिए हुए हैं, और अक्षर गोलाइयों से युक्त है। ये हो गया, ठीक है। अगर कै देखें, देखिए ये गोलाई लिए हुए, फिर गोलाई लिए हुए, ठीक है। फिर वह देखें तो वह कैसे है, वह भी गोलाई लिए हुए है। खे की बात करें तो फिर गोलाई लिए हुए, ये गोलाई लिए हुए,
और सुडोलता भी है, सुंदरता भी है, जैसे करके आप लिख सकते हो। 8वां आ जाता है शिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा, मैं इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी वर्ड लिख लीजिए, ANURAG, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ ऊपर देखिए शिरो रेखा का प्रयोग है क्या। शिरो रेखा सदैव क्या होती है, जो ये मैं लगा रहा हूँ ना प्रयोग में, किया में, जो ऊपर ये लाइन पंक्ति खींच रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, तो ये क्या है, शिरो रेखा कहलाती है। अंग्रेजी में इसका प्रयोग नहीं होता, और वैसे ही इसको हिंदी में लिखता हूँ अनुराग। अब ऐसे लिखा तो हिंदी के अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर शिरो रेखा लग जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, शिरो रेखा। जैसे करके आप लिख सकते हैं, ये क्या है, शिरो रेखा। ठीक है, अब बात करते हैं 9 नंबर बिंदु की। 9 नंबर बिंदु क्या कहता है कि स्वरों के लिए मात्राओं का विधान किया गया है। स्वरों के लिए मात्राओं का विधान किया गया है, और इन मात्राओं का प्रयोग, इन मात्राओं का प्रयोग स्वर व व्यंजन के संयोग से होता है। स्वरों के लिए मात्राओं का विधान किया गया है, और इन मात्राओं का प्रयोग स्वर व व्यंजन के सहयोग से होता है। कैसे, जैसे बात करें, आ लिखा मैंने, ई लिखा, ई लिखा, उ लिखा, ऊ लिखा, ए लिखा, ए लिखा। ठीक है, अब इनकी मात्राएं कौन कौन सी होगी। अगर आ की बात करें तो ये हो गया, ई की बात करें तो ये हो गया, इस ई की बात करें तो ये हो गया, ऊ की बात करें तो ये छोटा ऊ है तो रहेगा छोटा ऊ, फिर इसकी बात करें तो बड़ा ऊ, और ए की बात करें तो एक मात्रा, ऐ की बात करें तो 2 मात्रा। ऐसे क्या किया गया है, स्वरों के लिए मात्राओं का विधान किया गया है। फिर दूसरा क्या है कि और इन मात्राओं का प्रयोग स्वर व व्यंजन के सहयोग से होता है। जैसे है, मैंने ये लिखा गे, ये क्या है, व्यंजन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मिला देता हूँ क्या, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, प्लस तय लिखा, ये भी क्या है, एक व्यंजन है, और यहाँ मैंने मात्रा लगा दी आ की। ठीक है, तो ये क्या बना पूरा, भाई ये बड़ी ई की मात्रा लगती है ऐसे, क्योंकि मात्राओं का विधान है, तो ई की मात्रा क्या है, और ये गे व्यंजन में मिली तो क्या बना, गी बना, और फिर तय है व्यंजन, और इसके अंदर आ की मात्रा मिली तो क्या बना, गीता। इस संयोग से क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है, और फिर अक्षर बन जाता है, और उससे क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। ये इसके क्या हो गए, 9 देवनागरी लिपि की विशेषताएं हो गई है। साथियों, उदाहरण के द्वारा आपको समझा दिए लिपि भी।
लिपि की विशेषताएं अपनी पढ़ ली है। कौन सी लिपि की? देवनागरी, क्योंकि अपने हिंदी पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि आपको बता दी। तो इस प्रकार ये आपका लिपि का भी टॉपिक पूरा हुआ है और अब तो पूर्ण हो गया है। तीनों से मित्रता कर ली है, अब कोई डर नहीं है, कोई कूट दे ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। अब आपका ये भाषा, लिपि, व्याकरण पूरा होता है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अपने फिर से मिलेंगे। श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।